बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक्स हैं उनको रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का चांस ऑफ अकरेंस बता रहा होता है कि कितना चांस है कि वो इवेंट जो है वो अकर करेगा। तो बेसिकली ये आपको चांस ऑफ अकरेंस जो है वो बता रहा है, यानी एक इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। उस बात से का मतलब क्या है? उस बात का मतलब ये है कि कितने चांसेस हैं कि वो एक इवेंट जो है वो अकर करेगा, यानी वो इवेंट जो है वो टेक प्लेस होगा। तो प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे दूं आपको। एक्सपेरिमेंट वो इवेंट होगा जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। सो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, इवेंट किसको कहते हैं? जो हैपन वहां पे हो रहा है, जो इंसिडेंट वहां पे हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट वहां पे हो रहा है, जो इवेंट वहां पे हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट इवेंट कहलाती हैं। अक्रंस वहां पे फिर हम देखते हैं कि कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवेंट कहता हूँ कि टॉसिंग अ कॉइन। तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट? या फिर मैं ये कहता हूँ कि रोलिंग अ डाई। तो इफ आई रोल अ डाइस, ठीक है, सो रोलिंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इफ आई टेक अ कार्ड out of a deck of cards, that is an experiment or an event, right? So I can tell कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कि हमारी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से ए ग्रेड स्टूडेंट कितने हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो द इवेंट और द एक्सपेरिमेंट देयर इज कि आई एम टेकिंग आउट द ए ग्रेड स्टूडेंट। तो एक्सपेरिमेंट या इवेंट क्या है कि जो अकर वहाँ जो इंसिडेंस वहां पे अकर हो रहा है, अब उसमें से किस किस आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट है। तो ये कुछ टर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। सो उसका आउटकम क्या है? आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट। So the result of that event is known as outcome. So if I toss a coin, so I have two outcomes. I can either have a head or I can have a tail. So I have two outcomes. दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन के दो ही फेसेस हैं, इसके अलावा कोई और आउटकम नहीं आ सकता, कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आउटकम कहलाएंगे। सो ये दिस इज द फर्स्ट आउटकम, दिस इज द सेकंड आउटकम। अब सैंपल स्पेस एक टर्म यूजली यूज होती है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस, व्हाट सैंपल स्पेस इज तो सैंपल स्पेस क्या है आपके पास? कि सैंपल स्पेस इज अ सेट। इट्स बेसिकली अ सेट विच कंटेन्स ऑल द आउटकम, जिसके अंदर जो है वो ऑल द आउटकम्स जो हैं वो सारे के सारे आउटकम्स आ जाते हैं। वो आपके पास जो सोल्यूशन जो सेट होता है जिसके अंदर सारे आउटकम्स जो किसी इवेंट के लिखा जाता है, वो आपके पास सैंपल स्पेस कहलाता है। सो इन दिस केस द सैंपल स्पेस इज हेड और टेल्स। So if a student takes a die and he she rolls up that die, so there is a probability that there is a outcome की चले पहले बात कर रहा हूँ मैं। So outcome में मेरे पास वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है। बट दीज आर नॉट द सैंपल स्पेस, क्योंकि एक आप डाइस को रोल करते हो, ठीक है। सो वेन एवर यू रोल अ डाई, so the total number of outcomes is the total number of outcomes is आपके पास क्या है? सिक्स आउटकम्स हैं टोटल, ठीक है। दे आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। So 1, 2, 3 is not the sample space, remember. So the sample space is a set which will contain all the possible outcomes, it will contain all the possible results. So whenever you will roll a die, so you will have six outcomes. So if you write all those results or all those outcomes in the form of a set, that set will be known as your sample space. तो सैंपल स्पेस आपका क्या है इस केस में? वन से लेके सिक्स तक के जो नंबर्स हैं। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपका सैंपल स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल एक और इवेंट करते हैं जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। इफ हैव एन इवेंट, तो दैट इज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ अ क्रिकेट मैच। So there are three possible outcomes of a cricket match. So our team can win the match, or maybe our team lost the match, or the match tied. So the draw is the outcome. So there are three possible outcomes of any cricket match or a hockey match or a soccer football match है, बास्केटबॉल का मैच है। So whatever sports you are playing, so उसका जो आउटकम आएगा वो तीन ही आएंगे, आइदर हमारी टीम जीत जाएगी या हार जाएगी या मैच टाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट सैंपल स्पेस है। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? तो वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? जिस भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो,
आप ये देखोगे कि कितने टाइम्स वो इवेंट जो है वो अकर हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, तो लेट मी डिस्कस द केस ऑफ tossing a coin. So, and I need to find out the probability of head. So the formula I'll be using to find out the probability of head is कि कितने times head आया है. So number of times head आया divided by total number of elements in the sample space. So only one times head occur हुआ है. Total number of elements in the sample space are two. So the probability of head will be 1/2. So how will you calculate the probability? Probability कैसे आप निकालोगे? आपने अपने इवेंट को देखना है कि जो जिस जिस इवेंट के अंदर टोटल जो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो से आप डिवाइड करोगे। जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जिस एक्सपेरिमेंट में जिस इवेंट की या जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, कितने टाइम्स वो इवेंट अगर हुआ है वो चीज आपके पास ऊपर आएगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, so if somebody asks if a person has rolled a die, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उसके ऊपर आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो आई विल हैव टू चेक कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। So there are three even numbers, 2, 4 and 6. So three times even number आया है सैंपल स्पेस में, टोटल जो है they are 6. So when I will cancel them up, so again the probability of even in this case is 1/2 as well. So similarly अगर somebody asks के एक मैच है उसमें इक्वल चांसेस हैं विनिंग के, लूजिंग के और ड्रॉ के, तो आप ये बता दो कि कि आपकी टीम जो है वो वॉन द मैच करती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। सो विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आएगी नंबर ऑफ टाइम्स विनिंग अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस। सो व्हाट आई विल डू इज के वन टाइम विन हुआ है, टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस आर 3, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। अच्छा एक बात बताता चलो, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी वन होगी, जिस तरह टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%, सिमिलरली टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। वन से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वन से कम नहीं हो सकती किसी भी, सॉरी, जीरो से वन के बीच में रहेगी और जीरो से कम नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। तो नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जीरो से कम वो नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या जीरो होगी या जीरो होगी कि इवन हुआ ही नहीं, एक एक चीज अकर ही नहीं हुई तो जीरो है प्रोबेबिलिटी। एक चीज 100% अकर हुई उसकी प्रोबेबिलिटी वन है, एज उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में है। जीरो से नीचे नहीं प्रोबेबिलिटी हो सकती, वन से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, विल बी greater than or equal to 0 and will be less than or equal to 1, and probability of an event कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, ठीक है, वो वन से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकती। और सिमिलरली वो कभी भी जीरो से स्मॉलर जो है वो कभी भी नहीं हो सकती है। सो दीज टू थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। अच्छा समटाइम्स, अच्छा चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको कि वन कैसे होगी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉक्स in which I have 50 candies which are orange flavored. Let's say I have a box having candies which are orange flavored. तो एक बॉक्स में कितनी कैंडीज हैं, 50 कैंडीज हैं एंड दे आर ऑरेंज फ्लेवर्ड। सो आई टेल अ स्टूडेंट टू टेल मी द प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक आउट अ कैंडी ऑफ दैट बॉक्स व्हिच इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड। तो आप एक कैंडी निकालो, एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज का बॉक्स है आपके पास जिसमें यू हैव 50 ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, एंड आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि उसमें से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसमें से कैंडी पिकअप करेगा एक स्टूडेंट और वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड होगा। अब इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड तो कैंडीज है ही नहीं है, सो नंबर ऑफ टाइम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड जो है वो अकर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एस टी से कर लेते हैं, लेट्स से स्ट्रॉबेरी की, तो जीरो कैंडीज है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, टोटल 50 है, तो 0/50 इज जीरो। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास जीरो आई है क्योंकि एक इवेंट अकर ही नहीं हो सकता। एक मेरे पास बॉक्स में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो उसमें से मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडी जब निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। नाउ लेट्स से आई टेल अनदर स्टूडेंट कि यू हैव द सेम बॉक्स ऑफ 50 ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, so tell me the probability of taking out a candy which is orange flavored. So I have total orange flavored candies 50, total number of candies भी 50 है, so probability is 1. So 100% chance है कि whenever I will take a orange flavored candy out of a box which has orange flavored candies in it, only orange flavored candies in it, so there is a 100% chance of occurrence of that event कि मैं जो टॉफी निकालूंगा, कैंडी में निकालूंगा, वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी।
तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 1 हो सकती है, या फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके इन बिटवीन होती है। तो ये बात इन बिटवीन के ऊपर मैं आता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो जो मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज वन उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो फॉर एग्जांपल आया हुआ क्रिकेट मैच, उसके क्या आउटकम हो सकते हैं। तो द आउटकम्स ऑफ अ क्रिकेट मैच का जो सैंपल स्पेस है वो मेरे पास बनेगा, आइदर और टीम वॉन द मैच और इट लॉस्ट द मैच, या फिर मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, टाई हो गया। तो मैं एक स्टूडेंट को कहता हूं कि मुझे ये बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच कितनी है। तो नॉट विनिंग द मैच का मतलब क्या है कि जिस केस में मैं मेरी टीम ने मैच वॉन नहीं किया, तो लॉस्ट के केस में भी मेरी टीम ने वॉन नहीं किया मैच, ड्रॉ के केस में मेरी टीम ने वॉन नहीं किया मैच। सो माय क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच, राइट। so probability of not winning the match, तो probability of not winning the match क्या होगा हमारे पास, कि probability ना जीतने की क्या है कि या तो टीम हार गई है या मैच ड्रॉ हो गया। सो टू ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें नॉट विनिंग है। टोटल सैंपल स्पेस में जो है वो मेरे पास 3 है, तो 2/3 आ जाएगी। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3 ऑफ नॉट विनिंग द मैच, रिमेंबर। अच्छा, मैं जो बता रहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, वो आपको कैसे बताएगा, उसको आप कैसे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो आपके पास 3 ही आउटकम थे, समटाइम यू हैव मोर नंबर ऑफ आउटकम्स, जब प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं होती सारी, तो आप कैसे करोगे। नॉट विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी आप यूं भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि आप क्या करेंगे, वन में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, नॉट विनिंग द मैच की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज, कि आप क्या करो कि आप वन में से, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में से विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लो, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच, यानी आपके पास उसकी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे पास एक ही दफा विन है, तो 1/3 है चांस उसका विनिंग का, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 है। तो नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी के लिए जब मैं एलसीएम लूंगा तो दिस विल बी 2/3, वाई, क्योंकि 3 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो दैट्स वेरी इजी। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी या उससे ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सक्लूडिंग दैट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वन में से आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, आपके पास नॉट अकरिंग दैट, नॉट हैपनिंग दैट इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको कार्ड से रिलेटेड बता देता हूँ। तो कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में होते हैं। तो देर आर ऑल इन अ डेक ऑफ कार्ड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर ऑलवेज 52, तो 52 कार्ड्स टोटल होते हैं आपके पास। 13 के 4 सेट्स होते हैं, तो 13 सेट जो होता है वो एक टाइप ऑफ कार्ड्स का होता है, और 13 के 4 सेट्स होते हैं। सो टोटल कार्ड्स आर 52। 4 ही किंग्स होते हैं, 4 ही क्वींस होती हैं, 4 ही जैक्स होते हैं आपके पास, ठीक है। 4 ही आपके पास एसीज होते हैं, वन नहीं होते कार्ड में, ठीक है। वन की जगह पे आपके पास ए मेंशन होता है कार्ड के ऊपर, और दे आर नोन एज एसेस। तो 13 का ग्रुप आपके पास कैसे बनता है, सो एक 13 के ग्रुप में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, फिर 10 से लेके 2 तक नंबर्स मेंशन होंगे ऑन द कार्ड, और फिर वन की जगह पे एस होगा। तो एक 13 के सेट के अंदर इस तरह से कार्ड्स होते हैं। आप देर आर स्पेड्स, ठीक है, उनके ऊपर स्पेड्स बने हो सकते हैं कार्ड के ऊपर हार्ट्स बने हो सकते हैं, डायमंड्स बने हुए होते हैं। तो इस तरह के 13 के 4 सेट्स होते हैं, कोई स्पेड्स का है, कोई डायमंड्स का है, कोई हार्ट्स का है, और एक और है, वो अभी मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। ठीक है। सो आप क्या करोगे, और एक बात याद रखनी है कि इसमें से 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है। 26 कार्ड्स आर इन द ब्लैक कलर एंड 26 कार्ड्स आर इन रेड कलर। सो 13 के 2 सेट्स रेड में होंगे, और 13 के 2 सेट्स आर इन ब्लैक। तो इस तरह से आपके पास कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, और मैं ये कहता हूँ कि किंग, तो मैंने जो कार्ड मैंने आई हैव टेकन आउट अ कार्ड ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मेरे पास कार्ड्स आएंगे वो किंग बेस्ड कार्ड होगा। तो देर आर 4 किंग्स इन अ टोटल सेट ऑफ 52, सो 4 है वो, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 52 है। तो 4/52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 जा 4 13 जा आ जाएगा, तो 1/13 किंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज हाउ कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इनशाला ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगा तो आपको प्रोबेबिलिटी में साथ में ये बता दूंगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, म्यूचुअली इंक्लूसिव का क्या मतलब है, और इस सिनेरियो के अंदर
जब आपके पास स्टेटमेंट के अंदर और मेंशन्ड है, दो इवेंट्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी के बीच में और मेंशन्ड है, तो वो कैसा होगा, वो आपने कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो है ना, हम इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यूज करते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो इफ यू हैव और मेंशन इन द प्रोबेबिलिटी की, अगर स्टेटमेंट में आपके पास और मेंशन्ड है, वैसे तो अभी लेक्चर में नेक्स्ट जाके मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट इफ और इज मेंशन्ड इन केस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर, तो आपने कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वहां पे, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो फाइंड आउट करना होता है। और उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें से माइनस होती है। समटाइम्स ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ऐसे इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हाउ विल यू बी फाइंडिंग इट आउट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एडेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन द केस जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी ए यानी उनके बीच में उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी उस केस के अंदर आपके पास जीरो होगा। हाउ? की एक एग्जांपल कर लेते हैं। आ, आ, मैं मेरे पास एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर आई हैव नंबर्स फ्रॉम 1 till 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so I have a sample space in which I have numbers numbered from 1 till 10। तो मेरे पास इवेंट ए जो है दैट इज कि आप जो नंबर इसमें से लेट से नंबर जो आप चूज करोगे इसमें से दैट इज एन इवन नंबर, दैट इज एन इवन। और इवेंट बी ये है कि और आप जो नंबर चूज करोगे दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है नंबर। सो आई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 till 10, ठीक है, आई टेक आउट अ नंबर विच इज इवन और ओ आर और मेंशन होगा ऐसे केस में, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो ऐसे केस में पहले मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे आएगी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है, उनसे डिवाइड होगा। तो हाउ मेनी आर इवन नंबर्स इन इट? सो 2 4 6 8 and 10 दे आर इवन इन इट, ठीक है। सो 2 4 6 8 और 10 फाइव नंबर्स जो है वो इवन है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, इवन यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 5/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मेरे पास नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, सो दे आर ओनली 3 नंबर्स and they are 8 9 and 10। so 3 numbers and total number of sample space मेरे पास 10 है। सिंप्लीफाई मैं खुद नहीं कर रहा, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या इन दोनों इवेंट्स के बीच में कोई प्रोबेबिलिटी कोई कोई नंबर कोई इवेंट्स कॉमन है। यस दे आर कॉमन। अगर मैं इवन वालों को मेंशन करूँ ना ब्लू में, सॉरी ग्रीन में, तो 2 4 6 8 and 10 दे आर इवन नंबर। और अगर मैं इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के नंबर देखूं ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो उसमें एक नंबर 8 बन रहा है, दूसरा नंबर जो है मेरे पास 10 बन रहा है, ठीक है। ये दो नंबर मेरे पास बन रहे हैं, 8 बन रहा है और 10 बन रहा है। सो दे आर कॉमन, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो देर आर टू इंटरसेक्टिंग नंबर्स बिटवीन दीज टू सेट्स। क्योंकि पहले सेट में जो आपके पास नंबर थे देवर 2 4 6 8 and 10, और सेकंड सेट में जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं दे आर 8 9 and 10। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के बीच की कॉमन चीजें होती हैं। सो 8 और 10 दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है। तो 2/10 टू नंबर है उसमें, और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो दैट विल बी 2/10। तो मैंने सिंप्लीफाई खुद नहीं किया, ताकि ए की बारी जब आप सबको ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला में प्लग इन करोगे तो आपके लिए सॉल्व करना इजी होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 5/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 3/10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज 2/10। तो एलसीएम ले लिया, 10 आ जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा, 6/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 करेंगे, तो 3/5 आ जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी। अब लेट से मेरे पास, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। तो अगेन मैं ये कहता हूँ कि आई हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, सैंपल स्पेस और नंबर्स में नंबर मेरे पास 1 से लेके 10 तक हैं। तो पहला इवेंट इसमें मैं ये ले लेता हूँ कि जो नंबर मैं चूज करूंगा वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आएगी, इसमें से मैं पहले कर चुका हूँ। सो इवेंट ए मेरे पास है कि इवन नंबर है, सो इवन नंबर इसमें से 5 है, 2 4 6 8 और 10 है।
5/10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मेरे पास क्या आएगी? लेट्स से इवेंट बी, मैं ये कह रहा हूँ कि इवेंट ए में मैंने कहा कि इवन नंबर्स हैं और इवेंट बी में मैंने कहा कि ऑड नंबर्स मैं चूज करता हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या? सो प्रोबेबिलिटी आई चूज अ नंबर विच इज आइदर इवन और ऑड, और ऑड। तो ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपने यूज कहाँ पे करना है स्टूडेंट्स? ये फार्मूला आप यूज करोगे ऑलवेज, आप यूज करोगे जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी के बीच में और मेंशन होगा कि एक इवेंट और साथ बीच में और मेंशन है दूसरे इवेंट के लिए। तो और एन ऑड इवेंट, सो नंबर जो मैं चूज करता हूँ वो एक ऑड नंबर है, सो ऑड की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास 5/10 हो जाएगी। एंड इस केस में मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट, तो दैट इज एन एम्प्टी सेट, वो उसमें कोई नहीं है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि और नंबर्स बनेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 10। तो ए और बी के बीच में देयर आर नो कॉमन नंबर। तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल सिंपली बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दिस केस विल बी जीरो, तो दिस टर्म विल वैनिश। तो सिंपली आप 5/10 और 5/10 को आप ऐड कर दोगे तो 10 ही एलसीएम आएगा। तो इस सिचुएशन में 5 + 5 ऊपर भी 10 आ जाएगा, सो 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे इवेंट्स जिनके बीच में ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, इज एन एम्प्टी सेट, सो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो हो जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं और ऐसे इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो आपके पास जो है वो कहलाते हैं। तो बैरिया के अंदर क्या होगा? अगर मैं बैरिया के हवाले से बात करूं तो बैरिया के अंदर ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स है जिनके एंट्रेंस टेस्ट में ठीक है, वो क्या करेंगे कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स जिनके एंट्रेंस टेस्ट में वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स करेंगे। उनको इस वाले पोर्शन से जहाँ से मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना स्टार्ट किया था, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट जो कि सी एस में, डबल ई में, ए आई में, एस सी में, डाटा साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, जो कंप्यूटिंग साइंसेज या इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एडवांस मैथ्स भी है। तो एडवांस मैथ्स के अंदर भी प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो एडवांस मैथ्स के लिए प्रोबेबिलिटी की आपने ये चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाली है, ये भी आपने जो है उस केस के अंदर करनी है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने कैसे निकालनी है? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज वेरी सिंपल। जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना है आपने, तो इन द केस जिसमें क्वेश्चन में एंड मेंशन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सिंपली मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो ये आप कर दोगे। जब क्वेश्चन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एंड मेंशन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के आपने उनको इंडिपेंडेंट के केस में सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है, और के केस में मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो दीज वर द थिंग्स जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बता दी, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी और एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो कि ओईटीपी की बुक है, नास्ट की सोशल साइंसेज की बुक है, उसके अंदर से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ओईटीपी की बुक का, सोशल साइंसेज वाली बुक का, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कहता है देर आर 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास, so there is a class in which there are 12 boys and 10 girls. Half girls are blue eyed, so half of the girls are blue eyed and no boy is blue eyed. ठीक है, सो हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ब्लू आइड का मतलब क्या है? 10 गर्ल्स हैं, सो 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ब्लू आइज हैं, और हमारे पास कोई बॉय ऐसा नहीं है जिसकी ब्लू आइज है, तो 0 बॉयज हैं जिनकी ब्लू आइज है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस की बात करूंगा, सो दे आर 22, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 22। ठीक है, जिसमें से 5 जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी ब्लू आइज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग अ ब्लू आइड स्टूडेंट, तो सिंपल आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू आइड स्टूडेंट क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टाइम्स कितने ब्लू आइड स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस इज 22, सिंपली सिर्फ 5 लड़कियों की ब्लू आइज थी, तो 5/22 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट जिसकी जो आइज हैं वो ब्लू आइड हो। ठीक है, अब इस केस में वो कह रहा है आपके पास कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर शोज अप ऑन बोथ
द डाई। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, कि आपने टू डाइस थ्रो किए हैं एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उनके ऊपर आउटपुट आएगी, ठीक है, जो उनका रिजल्ट आएगा दोनों पे सेम आएगा। अच्छा, सो इन द केस व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे दे विल बी 36। हाउ? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन दैट केस आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट डाई के ऊपर भी वन आया और सेकंड पे भी वन आया। तो मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा। सो दैट विल बी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। तो द नेक्स्ट वन विल बी 2,1। फर्स्ट पे टू आया, सेकंड पे वन आया, दोनों पे टू आया। तो 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। तो नेक्स्ट विल बी 3,1, 3,2, 3,3 टिल 3,6। और मैं यहाँ पे चलता जाऊंगा कि फर्स्ट डाई के ऊपर मेरे पास सिक्स आए। सो द आउटकम विल बी 6,1, 6,2, 6,3, तो 6,4, 6,5, 6,6 आया मेरे पास। तो द क्वेश्चन इज कि आपने टू डाइस थ्रो किए हैं, आपने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के ऊपर सेम नंबर पॉपअप कर रहा है। तो सेम नंबर किस केस में पॉपअप कर रहा है? अगर मैं पहली रो में देखूंगा तो 1,1 सेम है, 2,2, फिर 3,3 सेम है, फिर 4,4 सेम है, फिर 5,5 सेम है, फिर 6,6 सेम है। तो मेरे पास सिक्स इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें से दोनों का जो आउटकम है वो सेम है। तो दिस इज 5,5, ठीक है जी। तो सिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आउटकम मेरे पास सेम है। तो सेम की अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसमें निकालूंगा तो सिक्स इवेंट्स ऐसे हैं जिन दोनों पे नंबर सेम आ रहा है, यानी 1,1 के केस में 2,2, 3,3, तो ऑन, और टोटल मेरे पास 36 है। सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जो, अगर मैं टू डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करूंगा तो दोनों के ऊपर जो है वो सेम नंबर पॉपअप करेगा। तो 1,6 इज द प्रोबेबिलिटी। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास आंसर आएगा 1,6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आउटकम डू यू गेट ऑन टॉसिंग अ कॉइन? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जो सोशल साइंसेज का टेस्ट होता है आपका, या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अंदर इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो दिस वन वाज अ बिट एडवांस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। और ये जो है वो इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कितने आउटकम्स है जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो? टू ही आउटकम्स आते हैं, इधर हेड आएगा या टेल आएगा। कहते हैं डाइस इज रोल्ड वन टाइम। तो इस बात पे आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है, जहाँ पे डाइस वॉज थ्रोन एट टू टाइम्स, तो इस वजह से वहां पे 6,6, 36, 6 क्रॉस 6, 36 आउटकम्स आए थे। तो a die is rolled one time, final probability that the number shown on the top is a prime number। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर ऊपर आएगा वो प्राइम नंबर आएगा? सो जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे, तो मैं उसका सैंपल स्पेस मेंशन कर रहा हूँ, 1,2,3,4,5,6 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर्स क्या है? अच्छा, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक वन इज अ प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। ऑल्दो वन वन के टेबल में आता है, यानी अपने टेबल में भी आता है, बट वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम टू, ठीक है। सो टू अपने से पहले वाले टेबल में सिर्फ वन में आता है और अपने टेबल में आता है। थ्री इज अ प्राइम नंबर, फाइव इज अ प्राइम नंबर, फोर एंड सिक्स आर नॉट प्राइम नंबर। सो देर आर थ्री नंबर्स विच आर प्राइम नंबर एंड टोटल सिक्स था सैंपल स्पेस में। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपके पास आउटकम आएगा, ठीक है, वो प्राइम नंबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आए, 1/2 आएगी। If a dice is rolled once, find the probability the number is even or greater than and greater than 4। So that's this is the case कि जिसमें आपके पास जो इवेंट है, वो क्या देखने हैं आपने कि इवन नंबर देखना है और ग्रेटर देन 4 देखना है। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने आपको को सॉल्व करवाया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि डाइस को वंस रोल किया गया है, ठीक है। रोल डाइस इज रोल्ड वंस, तो उसके ऊपर इवन नंबर आने की या नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ जाएगा मेरे पास। तो इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास? तीन मेरे पास इवन नंबर है, दे आर 2, 4 एंड 6। तो दैट विल बी 3/6। तो इवन की प्रोबेबिलिटी इज 3/6। अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ग्रेटर देन, रिमेंबर स्टेटमेंट में ग्रेटर देन 4 है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं है। तो सिर्फ ग्रेटर देन 4 है। तो सिर्फ मैं ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी देखूं। ग्रेटर देन 4 देर आर ओनली टू नंबर्स एंड दे आर
5 and 6, so I am mentioning them in purple, circling them in purple. तो 2/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो क्या इनके बीच में कोई प्रोबेबिलिटी कॉमन है? यस, एक प्रोबेबिलिटी कॉमन है, ये नंबर 6 कॉमन है दोनों सेट्स के बीच में, क्योंकि पहले सेट में 2, 4 और 6 आया था, सेकंड के अंदर मेरे पास 5 और 6 आया है, तो 6 जो है दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है? दैट इज 1/6। ठीक है, तो अब सिंपली मैं इसको यूज कर लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को यूज करूंगा। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज ग्रेटर देन 4, प्लस प्रोबेबिलिटी जो माइनस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी उनके बीच में जो कि कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो उनके बीच में से माइनस हो जाएगी इवेंट ए और इवेंट बी की। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो दिस वाज 3/6 प्लस 2/6, माइनस कर लेंगे 1/6। तो जब आप एलसीएम लोगे 6 आएगा एलसीएम, 5 में से 1 चला जाएगा, तो 4/6 हो जाएगा आपके पास, एंड 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी इन अ केस जब आपने। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। और के लिए, और की प्रोबेबिलिटी जब होगी तो आपने क्या करना है, मैंने फिर बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो और जब भी स्टेटमेंट में मेंशन होगा ये फॉर्मूला यूज करोगे। उसके लिए मैंने इसको सॉल्व किया। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी थी 3/6, ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी थी 2/6, जो उनके बीच में इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी वाज 1/6, तो द आंसर वाज 2/3। तो अगर एंड मेंशन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एंड मेंशन था, तो फिर सिंपली आपने क्या करना होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी निकालना है आपने, एंड बी निकालना है आपने, तो आप सिंपली क्या करते हो, ये इंडिपेंडेंट का केस होता है, और इंडिपेंडेंट के केस में आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो थी यहाँ पे, वो इवन नंबर थे, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी वॉज 3/6, और ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी वॉज 2/6। तो 2 3 इज 6, ऊपर भी 6 आ गया, 6 6 के साथ कैंसिल हो गया था, एंड आंसर वाज 1/6। तो और का केस भी सॉल्व करवा दिया मैंने, और मैंने आपको केस सॉल्व करवा दिया मैंने आपको ऑफ द जो आपका केस था एंड का, इंडिपेंडेंट के केस में। सो प्रोबेबिलिटी ओवरऑल आज के लेक्चर में सारी की सारी हमने रिवाइज कर ली है। कुछ एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं, ओईटीपी की नास्ट की सोशल साइंस की बुक से करवाए हैं। आई हैव कवर्ड बोथ द टॉपिक्स फॉर जो आपका या कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने एटलीस्ट रिवाइज करवा दिए हैं, बोथ फॉर अगर आपका क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए आप प्रोबेबिलिटी को कर रहे हो, और अगर मैंने आपको बता दिए हैं कि आप जो है अगर एडवांस मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी की कुछ चीज़ें हैं तो वो भी जो है उनका मैंने आपको जो है ओवरव्यू आज के लेक्चर में इसमें। Like, comment, and subscribe.